सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संचयन भाग 2 का पाठ 1 हरिहर काका। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा पाठ। लेखक क्या कहता है? हरिहर काका से बहुत उसका जुड़ाव रहता है। क्यों? क्योंकि हरिहर काका ने बचपन में ही लेखक को अपने पिता के समान प्यार दिया था, और जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे का ध्यान रखता है, लेखक का भी ध्यान हरिहर काका रखते थे। ये सब उसे किसे? लेखक को उनकी माँ ने बताया था। वो कंधे पर बैठा कर घुमाते थे। सभी चीज़ या सारी चीज़ें उन्हें जो लेखक को चाहिए रहती थी वो भी लाकर उन्हें देख देते थे। और जैसे जैसे लेखक बड़े हुए, उनकी दोस्ती भी हरिहर काका से ही हुई। क्यों? क्योंकि दिन भर वो हरि काका के साथ ही रहता था। और गांव में पूर्व दिशा में ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर था, जिसे लोग ठाकुर बाड़ी भी कहते थे। और ठाकुर जी के नाम, मंदिर के नाम से ही उस गांव का भी नाम ठाकुर बाड़ी पड़ गया था। लोग ठाकुर जी से पुत्र होने की मन्नत मांगते। कोई मुकदमे में जीत के लिए मन्नत मांगता, कोई अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते के लिए मन्नत मांगता, कोई नौकरी के लिए। और जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती तो वो ठाकुर जी को रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते, और उनको ये करने में बहुत खुशी होती। कुछ लोग तो खेत का छोटा सा हिस्सा भी ठाकुर जी के नाम कर देते थे। इस तरह यह उस गांव की प्रथा बन गई थी। और वो ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर इतना विशाल बन गया था कि आसपास के गांव में उसके मुकाबले में भी कोई मंदिर नहीं था, जितना बड़ा वो मंदिर था। लेकिन लेखक को कभी कभी अपना मन बहलाने के लिए वो उस देवी स्थान पे चले जाता था। किंतु लेखक को वहाँ के साधु संत अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि वहाँ के साधु संत मंदिर का काम कम करते थे, बल्कि भगवान के नाम पर दोनों समय भोग लगाने का वक्त पे हलवा पूड़ी भोजन बनाते और आराम से पड़े रहते थे या सोए रहते थे। सारा काम वो किससे करवाते थे? वहाँ जो लोग आते थे दर्शन करने या ठाकुर जी की सेवा करने, उनसे वो काम करवाते थे सेवा के नाम पे, और अपना पर्सनल काम भी करवा लेते थे। लेखक हरि काका के बारे में बताता है कि हरिहर काका और उनके 3 भाई थे। टोटल 4 भाई हो गए और सभी की शादी हो चुकी थी। काका के अतिरिक्त तीनों भाइयों के बाल बच्चे थे। काका के यहाँ एक भी बाल बच्चा नहीं था, यानी काका के भी कोई संतान नहीं थी। यदि हरिहर काका परंतु कुछ दिन अच्छे से परिवार के लोग हरिहर काका का ध्यान रखते। यदि कभी कोई ध्यान नहीं रखता और हरिहर काका बीमार हो जाते तो उनका शरीर ठीक नहीं रहता, तो उन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता था। क्योंकि इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी हरिहर काका को कोई पानी पूछने वाला भी नहीं रहता। बरामदे के कमरे में पड़े हुए हरिहर काका को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो उनको खुद लेकर ही उठना पड़ता, यानी अपना काम खुद करना पड़ता था। उनका एक भतीजे का दोस्त जो शहर में रहता था और वह गांव में आया था, तब काका बहुत खुश हुए थे कि अब तो चलो खाने को कुछ मिठाइयाँ, सब्जियाँ या जो भी चटनी रायता बनेगा वो मुझे भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि परिवार के सभी सदस्य अच्छा अच्छा बनाकर खा लेते थे और काका को रूखा सूखा भोजन ही देते थे। और तीनों भाई समझते थे कि हमारी पत्नियां काका की बहुत अच्छे से देखभाल कर रही हैं। लेकिन ये होता बिल्कुल इसके विपरीत था कि खुद तो अच्छा खाना खाते लेकिन काका को कुछ भी नहीं देते थे। जब एक भतीजे का दोस्त आता है तो काका को खुशी होती है कि चलो आज तो मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। लेकिन सब लोग खाना खा चुके होते हैं और काका के सामने वही दाल चावल भात ही मिलते हैं उन्हें खाने में। उन्हें कोई नहीं पूछता है तो काका को गुस्सा आ जाता है और वो बरामदे में जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोलकर चिल्लाते हैं अपनी भाइयों की पत्नियों को कि तुम क्या सोच रही हो, मैं मुफ्त में खाना खा रहा हूँ या तुम मुझे मुफ्त में खाना खिला रही हो? नहीं, मेरे हिस्से में जो खेत है उसका भी अनाज इसी घर में आता है। क्योंकि टोटल उन 4 भाइयों के बीच में 60 बीघा ज़मीन थी और 15-15 बीघा ज़मीन चारों भाइयों के हिस्से में थी। और काका को गुस्सा आता है तो आसपास के सभी लोग इस बात को सुन लेते हैं।
और मंदिर के एक पुजारी भी उस बात को सुन लेता है और वहाँ जाके मंदिर के महंत को ये बात बता देता है। अब महंत भी इस चीज़ का लाभ उठाने के लिए हरिहर काका को बात करता है। हरिहर काका की 2 शादी हो चुकी होती है। पहली शादी से उन्हें संतान नहीं होती, तब वो दूसरी शादी करते हैं, लेकिन बिना संतान प्राप्ति के ही उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई थी। लोगों ने काका को तीसरी शादी की सलाह भी दी थी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण काका ने शादी से मना कर दिया था और कहा था मेरे भाइयों का परिवार ही मेरा है। लेकिन अब भाइयों का परिवार भी काका की ठीक से देखभाल नहीं करता। तब मंदिर के जो महंत है वो काका को कहते हैं अपने साथ देव स्थान ले जाते हैं और क्या समझाते हैं, भाइयों का परिवार आपको केवल ज़मीन के लिए ही या आपकी जायदाद के लिए ही आपसे जुड़ा है। किसी दिन अगर आप कहें दे कि वे मेरे खेत हैं और किसी को दे दूंगा, मैं किसी और के नाम लिख रहा हूँ, तब वो आपसे बात करना भी बंद कर देंगे, भाई आपको पूछेंगे नहीं। इस प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातों में महंत हरिहर काका को फंसाने की कोशिश करते हैं कि आपके हिस्से के जितने भी खेत हैं वो आप भगवान के नाम पर लिख दो, जिससे आपको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। काका को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते हैं और उधर भाई समझते हैं तीनों कि हमारी पत्नियों ने भी काका को अच्छे से ही खाना दिया होगा और उनका ध्यान रखती हूँ। इसी तरह रात हो जाती है। सुबह होते ही हरिहर काका के तीनों भाई देवी स्थान मंदिर पर आते हैं और तीनों हरिहर काका के पाँव में गिरकर रोने लगते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उनकी पत्नियां उनको ध्यान नहीं रखती और इसलिए वो उनसे माफ़ी मांगने आए हैं। और वो क्या कहते हैं, वे अपनी पत्नियों को उनके साथ किए गए व्यवहार के लिए भी सजा देंगे। काका को कहते काका के मन में दया का भाव जाग जाता है और वो अपने भाइयों को समझाने पर वापस अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही काका घर आते हैं तो घर वालों के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश हो गए। थोड़ी देर वो खुश होते, घर के सभी छोटे बड़े हरिहर काका का आदर सत्कार करने लगते हैं। गांव के लोग जब भी कभी बैठते तो बातों का सिलसिला ऐसा चलता जिसका कोई अंत नहीं होता। सब जगह हरिहर काका की ही बात होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन भगवान के नाम लिख देनी चाहिए, कुछ कहते हैं अपने भाइयों के नाम पर ही रहने देनी चाहिए। ऐसे तरह तरह की बातें काका के बारे में पूरे गांव में होने लगी। हरिहर काका के भाई उनसे प्रार्थना करने की लगी कि वे अपने हिस्से की ज़मीन हमारे नाम कर दें इस विषय पर। और महंत कहते हैं कि हरिहर काका आप अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम कर दो। काका कश्मकश में हो गए जाते हैं। इस विषय पर हरि काका ने बहुत सोचा और अंत में वह निर्णय पे पहुंचे कि अपने जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी वो किसी को नहीं बनने देंगे या बनाना ठीक नहीं होगा, फिर चाहे वो अपना उनका भाई हो, मंदिर का महंत ही क्यों ना हो, क्योंकि उन्हें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद रिश्तेदारों के नाम लिखवा दी और बाद में जीवन में उनकी सारी जायदाद, उनका जीवन किसी कुत्ते की तरह हो गया था। क्यों? क्योंकि रिश्तेदार परिवार वाले अपनी जायदाद लिखवा लेते अपने नाम और उनको फिर अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं रहता। हरिहर काका पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो अपने जीवन में एकदम हुए बदलाव को समझने में उन्होंने कोई गलती नहीं की और उन्होंने फैसला किया कि जीते जी मैं किसी को भी अपनी ज़मीन नहीं दूंगा। लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है महंत जी की परेशानी बढ़ रही थी। उन्हें लग रहा था कि ऐसा न हो कि हरिहर काका को फंसाने के लिए जाल उन्होंने जो फेंका था उससे वह बाहर निकल जाएं। हरिहर काका उससे बाहर निकल गए। यह बात महंत जी को सहन नहीं हो रही थी।
आधी रात के आसपास देवी स्थान के साधु संत और उनके साथी कुछ भाला, गंडासा और बंदूक लेकर अचानक हरिहर काका के आंगन में आ गए। इससे पहले कि काका के भाई कुछ सोचे और किसी को सहायता के लिए आवाज़ लगा के बुलाए, तब तक देर हो गई थी। हमला करने वाले हरिहर काका को अपनी पीठ पर डालकर कहीं गायब हो गए। वे हरिहर काका को देवी स्थान ले गए। एक और तो देवी स्थान के अंदर जबरदस्ती हरि काका के अंगूठे का निशान वो ले रहे थे और पकड़कर समझाने का काम भी चल कर रहे थे। तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप को लेकर देवी स्थान पहुँच गए थे, क्योंकि उन्हें शक था कि मंदिर का जो महंत है वो हमारे भाई को भड़का रहा है। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका को कमरे में हाथ पांव बांध कर रखा था और साथ में ही उनके मुंह पर कपड़ा भी ठूंस दिया गया था कि वे आवाज़ न कर सके। परंतु हरिहर काका रुड़कते रुड़कते कहाँ आ गए? दरवाजे पर, और अपने पैरों से दरवाज़ों को धक्का लगाने लगा ताकि बाहर खड़े उनके भाई और पुलिस उन्हें बचा ले। दरवाज़ा खुलकर हरि काका को बंधन से मुक्त कराया गया। हरिहर काका ने पुलिस को बताया कि वे लोग उन्हें कमरे में इस तरह बांधकर कहीं गुप्त दरवाजे से भाग गए हैं और उन्हें कुछ खली और कुछ लिखे हुए कागज़ पर काका के अंगूठे के निशान ज़बरदस्ती लिए हैं। ये सब बीत जाने के बाद हरिहर काका फिर से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे, यहाँ तक कि हरिहर काका को किसी काम से यदि के बाहर जाना पड़ता तो 4-5 लोग उनके साथ हमेशा जाते रहते थे। लेकिन लेखक कहता है कि हरिहर काका के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें हरिहर काका का एक सीधे साधे और भोले भाले किसान की तुलना में चालाक और बुद्धिमान हो गए थे। उन्हें अब कुछ समझ में आने लगा कि उनके भाइयों का अचानक से उनके प्रति जो व्यवहार परिवर्तन हो गया, उसके लिए जो आदर और सम्मान और सुरक्षा कर रहे हैं थे, वह उनका कोई भाइयों का प्यार नहीं, बल्कि काका की जो 15 बीघा ज़मीन थी, उनकी जो दौलत थी, उसके कारण वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो इसके पहले काका को वो पूछते भी नहीं थे। जब से हरिहर काका देवी स्थान से वापस आए हैं, उसी दिन से हरि काका के भाई उनसे दूसरे रिश्ते नाते भी यही सोचने लगे कि हरिहर काका को कानूनी तरीके से उनकी जायदाद को उनके भतीजों के नाम कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक हरिहर काका ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की तेज नज़र उन पर टिकी रहेगी। और यदि हरिहर काका के भाई हरिहर काका को समझाते समझाते थक गए तो उन्होंने हरिहर काका को डांटना और उन पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया था। किसने? हरिहर काका के भाइयों ने। एक रात हरिहर काका के भाइयों ने उसी तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसा महंत और उनके सहयोगी ने किया था। उन्हें धमकाते हुए कह रहे थे, खुशी खुशी कागज़ पर जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ अपने अंगूठे के निशान लगा दो, नहीं तो वे तुम्हें मार कर वहीं घर में अंदर गाड़ देंगी और गांव के लोगों को इस बारे में कोई सूचना भी नहीं मिलेगी। हरिहर काका के साथ अब उनके भाइयों की मारपीट शुरू हो गई थी। जब हरिहर काका अपने भाइयों का मुकाबला नहीं कर पाते, जोर जोर से चिल्लाकर मदद के लिए गांव के लोगों को बुलाते। तब उनके भाइयों को ध्यान आता कि उन्हें हरिहर काका का मुंह पहले ही बंद करना चाहिए था। उन्होंने उसी पर हरिहर काका को ज़मीन पर पटका और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। गांव की आवाज़ें बाहर पहुंच चुकी थी। गांव के लोग, हरिहर काका के परिवार और रिश्तेदार लोग तब तक गांव वालों को समझाते कि यह सब उनके परिवार का आपसी मामला है, वे इससे दूर रहें। तब तक महंत जी बड़ी दक्षता और तेजी से वहाँ पुलिस की जीप के साथ आ गए। पुलिस ने पूरे घर की अच्छे से तलाश लेना शुरू कर दिया और फिर से घर के अंदर हरिहर काका को इतनी बुरी हालत में हासिल किया जितनी बुरी हालत में उन्होंने देव स्थान यानी ठाकुर बाड़ी से मिला था। हरिहर काका ने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत व्यवहार किया है, ज़बरदस्ती बहुत उनसे कागज़ों पर अंगूठे के निशान ले लिए और मेरी सारी जायदाद मांग रहे हैं और मुझे भी मारा पीटा भी। इस घटना के बाद हरिहर काका अपने परिवार से अलग रहने लगे। उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए 4 राइफलधारी पुलिस जवान मिले थे। आश्चर्य की बात तो ये थी कि उनके लिए भाई और महंतों ने काफ़ी प्रयास किए थे। असल में भाइयों को चिंता थी कि काका अकेले रहने लगेंगे तो देवी स्थान के महंत और पुजारी उनसे सारी जायदाद अपने नाम करवा लेंगे, और महंतों को डर था कि भाइयों को नाम वह जायदाद न लिख दें।
लेखक कहते हैं कि हरिहर काका से जुड़ी बहुत सी खबरें गांव में फैल रही थी। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे वैसे वैसे डर का माहौल भी बढ़ रहा था। सभी लोग सिर्फ यही सोच रहे थे कि हरिहर काका ने अमृत तो पिया हुआ है नहीं, तो मरना तो उनको एक दिन है, और जब वे मरेंगे तो पूरे गांव में तूफान आ जाएगा। और क्यों तूफान क्यों आएगा? क्योंकि महंत और काका का परिवार जमीन को लेकर लड़ाई करेंगे, और इधर पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर खूब मौज मस्ती कर रहे थे। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अर्थात हरिहर काका के पास धन था, लेकिन उसके लिए उनका कोई महत्व नहीं था। पुलिस वाले बिना किसी कारण से ही हरिहर काका के धन से मौज कर रहे थे। अब तक जो नहीं खाया था दोनों वक्त भूख लगा रहे थे। अर्थात हरिहर काका के पैसों से न तो उसके भाई और महंत कोई हाँ, हरिहर काका और के धन से न तो कोई उनके महंत और न ही परिवार वाले लाभ उठा रहे थे। उसके खर्चों पे तो कौन मौज कर रहा था? पुलिस वाले। जिसका धन था वह नहीं उसका उपयोग कर रहा था। इस प्रकार की दो की लड़ाइयों में किसी तीसरे का नुकसान हो गया, और वो था हरिहर काका का नुकसान। कैसा हुआ? क्योंकि वो उनके ज़मीन जायदाद के पैसे न तो पुलिस वाले महंत जी खा पा रहे थे और नहीं उनके घर वाले, बल्कि कोई तीसरा यानी पुलिस वाले ही उससे मौज उड़ा रहे थे।